नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तो हमने गरीबी निवारण कार्यक्रम जो मुख्य 5 विभागों में 5 क्षेत्रों में जो कार्यक्रम लागू किए हैं, उसमें हमने कृषि विकास के लिए जो कार्यक्रम है वो देखे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम और इनाम योजना जो खेती के विकास के लिए सरकार ने लागू की गई योजनाएं हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की। अभी हम तो आगे की जो गरीबी निवारण की योजनाएं हैं, ग्रामोदय से भारत उदय। अभी हम सब जानते हैं कि भारत गांवों से बना हुआ देश है, तो उसकी जो जड़ है वो गांव है, और जब तक जड़ें मजबूत नहीं होगी शाखाएं मजबूत नहीं बन सकती। इसीलिए सरकार ने गांवों पर ज़्यादा ध्यान दिया है। तो ग्रामोदय से भारत उदय यानी गांव का विकास होगा तो ही देश का विकास होगा। ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से किसान लक्षी योजनाओं में वन्य प्राणियों से होने वाले नुकसान प्राप्त फसलों की रक्षा करने के लिए, तार की बाड़ लगाने के लिए आर्थिक मदद। अभी आप भी गांव गए हो और सुना हो तो गांव में आजकल जो भी फसल उगाते हैं, तो जैसे कि अनाज होता है, तो दलहन होता है, तो नील गाय है वगैरह जो जानवर होते हैं, तो वो उसको खा जाते हैं रात में। तो वो फसल मतलब जब खेत में किसान उसको बहुत सारा खर्चा करके लगाता है, लेकिन वो सारे ऐसे जानवर आते हैं और वो उसको खा जाते। तो उससे बचाने के लिए, तार की बाड़ लगाने के लिए सरकार आर्थिक मदद देती है, यानी पैसे देती है। कमी या अकाल के समय पशुधन की सुरक्षा के लिए घास उत्पादन और पशु शेल्टर बांधने के लिए मदद देती है। जब अकाल की परिस्थिति हो और घास चारा कम हो तो, और पशुओं को बांधने के लिए जो शेड बनाते हैं, तो उसके लिए भी सरकार मदद देती है। अत्याधुनिक सैटेलाइट या ड्रोन टेक्निक से बरसात की आगाही और खनिज क्षेत्र संशोधन, या बहुत जब ज़रूरी हो तभी ऐसा सैटेलाइट द्वारा बारिश करवाना और खनिजों का संशोधन करना, जिससे खनन प्रवृत्ति से खुदाई करके भी लोगों को रोजगारी प्राप्त हो सके। जमीन का सर्वे करके रिकॉर्ड रखकर कृषि में यंत्रीकरण के लिए ट्रैक्टर तथा मिनी ट्रैक्टर की खरीदी में कम ब्याज पर लोन और सब्सिडी के रूप में मदद। अभी ज़मीन का सर्वे किसान हमारे गांव में ग्राम पंचायत तलाटी वगैरह रहते, तो सभी किसानों का ज़मीन का सर्वे रहता है कि किसके पास कितनी ज़मीन है और ज़्यादा। तो वो ज़मीन के आधार पर जो किसान ट्रैक्टर खरीदना चाहता है, मिनी ट्रैक्टर या मिनी ट्रैक्टर, तो उसको उसकी ज़मीन के आधार पर लोन दी जाती है और कम ब्याज पर वो लोन दी जाए, और सब्सिडी भी सरकार देती है। सब्सिडी में पहले भी मैंने समझाया है कि मानो कि ट्रैक्टर 5 लाख में आता है, तो सरकार उसको सब्सिडी के रूप में मानो कि 50,000 देती है, तो ट्रैक्टर का 4.5 लाख रुपया ही किसान को चुकाना होता, बाकी 50,000 सरकार को भरने हैं, वो है सब्सिडी। पानी की टंकियों के निर्माण में मदद करना, तो उसी में भी सरकार मदद करती है। बागायती फसलों की गुणवत्ता सुधारना, बागायती फसल जो हमने देखा था, चाय है, रबर है, कॉफ़ी है या सारे फल है, तो उसकी क्वालिटी सुधारना। कृषि ऋण मंडली में कंप्यूटराइजेशन, यानी जो कर्ज दिया जाता है वो सारा कंप्यूटर में एंट्री उसकी होना। कपास, दलहन, मसालों के उत्पादन के लिए नई टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित करना, कि ये जो सारी चीज़ें होती उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके लिए टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरी की स्थापना करना। उचित मूल्य मिलते रहे ऐसा प्रबंध, अभी किसान का जो भी फसल है उसका मूल्य उसको अच्छा मिलेगा तो किसान की आर्थिक स्थिति अच्छी बनेगी। जल संग्रह के लिए जलाशयों में से कांप निकाल कर गहरा करना, मानो कि तालाब है, सरोवर है, तो उसको और ऊंडा करना, गहरा करना, बड़े करने, जिससे खेत तालाबों का निर्माण करना, तो जिससे पानी का ज़्यादा संग्रह होगा, तो वो पानी का हम सिंचाई द्वारा खेती में उपयोग कर सके, या भूगर्भ के पानी का स्तर भी ऊंचा आ सकता है। जलाशयों की नहरों और नालों की सफाई तथा लंबाई में वृद्धि करना। भी देखो,
कई बार ये नहरें होती है या तालाब होता है तो उसमें बहुत कचरा ऐसा जम जाता है या बीच में आ जाता है कि जिसके कारण पानी का प्रवाह रुक जाता है, और पानी का प्रवाह रुक जाता है तो वो कहीं नुकसान करता है। तालाब है तो तालाब भी ओवरफ्लो होता है तो कभी वो टूटने का संभव रहता है। और नहर भी अगर पानी का प्रवाह एक रुक जाता है, किसी ऐसे कचरा जमा होता रहा तो ये समस्या हो सकती है, तभी वो कहाँ से टूटने की आशंका रहती है। तो समय समय पर उसकी सफाई करवाना भी ज़रूरी है। जल मंदिरों का पुनर्स्थापन करना और चेक डैमों की रिपेयरिंग, जो चेक डैम है उसको बार बार रिपेयरिंग काम करना और जल की संग्रह शक्ति में वृद्धि करने जैसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। जल की संग्रह शक्ति यानी जो भी जलाशय है उसको और गहरे करके जल संग्रह उसकी शक्ति हम बढ़ा सकते हैं, जिसमें कृषि के अलावा के समय में रोजगारी मिले। अभी ये सारे काम करने में किसान को खेती के काम में वो खेती कर सकता है। बाद में हम देखा कि मानो कि चलो नालों की या नहरों की सफाई करवा रहे तो वो तब रोजगारी मिल सकती है। तालाब गहरे करे तो खुदाई का काम चल रहा है तो तभी भी उसको रोजगारी मिल सकती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी संपत्ति का निर्माण हो, इस तरह किसानों को कर्ज से उबारने के प्रयत्न के रूप में विविध प्रकार की मदद करने के प्रयत्न केंद्र और राज्य सरकार ने इस योजना में किए गए हैं। तो उसका मुख्य उद्देश्य हमने ग्रामोदय से भारत उदय, तो उसमें मुख्य उदय कि किसान को फसल से सुरक्षा, उसको जो भी प्रॉब्लम है कि पशु कोई खा जाते तो ताड़ की सुविधा, बाड़ लगाने का जो था फेंसिंग का बोलते हैं हम, तो उसके लिए आर्थिक मदद है। कम अकाल या कोई ऐसी परिस्थिति हो, घास चारे की तंगी हो, पशुओं के लिए शेड बांधने तो भी सरकार मदद करती है। एकदम बारिश का पानी की समस्या हो तो सैटेलाइट द्वारा भी बरसात करवाई जा सकती है। बाद में हमने देखा कि वैकल्पिक रोजगारी भी उनको उपलब्ध करवा के गांव के लोगों को रोजगारी मिलती रहे, वो सरकार का प्रयास रहा है। और रोजगारी मिलेगी तो लोगों की आर्थिक कंडीशन अच्छी रहेगी, वो अपने जीवन जरूरियात की चीज़ वस्तुएँ खरीद पाएंगे तो उनका विकास होगा, उनका जीवन स्तर सुधरेगा। तो इस तरह गांव समृद्ध होंगे तो शहर समृद्ध होंगे और जिससे पूरा देश का विकास होगा। अभी आगे हम देखेंगे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ग्राम ज्योति योजना यानी प्रकाश बिजली। तो ग्रामीण क्षेत्र में किसी प्रकार के अवरोध के बिना 24x7 यानी 2400 घंटे वीक के 7 दिन यानी 365 दिन रात दिन सतत बिजली आपूर्ति करना, यानी 1 सेकंड के लिए बिजली का नहीं जाना। घरों में और खेतों में सस्ती दर पर बिजली देना और वो भी यूनिट के भाव कम होना। देश भर में बिजली की सुविधा के बिना के 18,000 गाँवों में बिजली पहुंचाने की नई लाइनें, नए पावर सब स्टेशन स्थापित करने तथा कृषि क्षेत्र के बिजली के साधनों की खरीदी में सब्सिडी के रूप में मदद करके गरीब किसानों की आवक में सहायता करने का प्रयास है। तो ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति अंतर्गत किसानों को 24 घंटे बिजली मिले तो किसानों को जो सिंचाई में बिजली की ज़रूरत पड़ती है पानी के लिए, तो वो फसल को बिजली मिलेगी तो समय पर पानी दे पाएंगे तो उनकी फसल भी अच्छी होगी। तो उसके लिए जिन गाँवों में भी बिजली की सुविधा नहीं है तो नए पावर स्टेशन सब खड़े करना वो सरकार प्रयास करती है। बाद में सौर ऊर्जा द्वारा बिजली प्राप्त करना, वो भी नवीनीकरणीय संसाधन है कि कभी न फूटने वाला सनातन स्रोत है। तो सौर ऊर्जा के द्वारा भी बिजली प्राप्त की जाती है और सोलर टेक्निक साधनों के लिए भी सब्सिडी दी जाती है। अभी सौर ऊर्जा तो अभी हमारे स्कूल के घर के आसपास भी आप वो सोलर पैनल लगाई हुई देखेंगे तो वो सोलर टेक्निक है। तो वो उपकरण लगाने के लिए भी सरकार सब्सिडी देती है। मानो कि 1 लाख रुपया वो लगाने के लिए खर्च लगता है तो लोन भी मिलती है और उनमें से प्लस मानो कि 20,000 की 30,000 सरकार सब्सिडी देती है। तो वो हमें नहीं पड़ने, तो मानो कि हमें तो 70,000 में ही वो सोलर पैनल हम लगा सकते हैं।
अभी आगे की जो कार्यक्रम है गरीबी दूर करने के लिए सरकार ने जो लागू किया है, आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए वन बंधु कल्याण योजना के तहत सहायता। जो आदिवासी है उनके लिए वन बंधु कल्याण योजना है। तो उसके लिए आदिवासी महिलाओं को पशुपालन के लिए संकलित डेयरी विकास रोजगार योजना, यानी डेयरी का वहाँ पर विकास करना। उसके अंतर्गत कृषि विषयक और बागायती खेती के विकास के लिए फसलों के लिए मंडल बनाने में मदद। कि एक मंडल बनाए तो वो किसान वहाँ आदिवासी किसानों को, जैसे कि उन्नत बीज है, खाद है, वो मंडल के द्वारा किसानों को दे, और जो किसान फसल का उत्पादन करता है उसकी खरीदी करे। बाद में सजीव खेती, जो हमने सजीव खेती देखा है कि जो नेचुरल खेती है, तो ग्रेडिंग और पैकेजिंग का प्रशिक्षण देना। तो सजीव खेती के लिए बाद में कई चीज़ें इसकी जिसका पैकिंग करना पड़ता है, तो उसका प्रशिक्षण वो आदिवासी किसानों को देना, उसके लिए मार्गदर्शन दिया जाता है। समरस छात्रालय, यानी सभी जाति के लोग वो छात्रालय में रहकर स्मार्ट आश्रम शालाएँ स्थापित की जाती, यानी आदिवासी विद्यार्थियों के लिए वहाँ ही बच्चे रहकर पढ़ाई कर सके, इसीलिए सभी विद्यार्थी वहाँ मिलजुल कर पढ़े, तो इसलिए समरस छात्रालय आश्रम शालाएँ स्थापित की गई। आगे है सेंद्रिय खेती को प्रोत्साहन। तो सेंद्रिय खेती यानी जो नेचुरल चीज़ें उपयोग करके जो खेती होती है, तो वो देने में, उसका रजिस्ट्रेशन करने में, फीस में मदद करती है, कृषि सामग्री की खरीदी में मदद करती है, किसानों को शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है। उसके लिए किसान में ज्ञान होना भी ज़रूरी है, तो उसके लिए ट्रेनिंग भी उनको दी जाती है। कम दर पर कर्ज, किसानों को उसके लिए जो पैसे चाहिए वो चीज़ें खरीदने के लिए, तो उसको लोन जो लेते उस पर ब्याज दर कम रहता है। उचित बाजार व्यवस्था, बेचने के लिए बाज़ारों की व्यवस्था। ऐसे कदम उठाकर पर्यावरण की देखभाल और कृषि खर्च में कमी हो, उससे एक खेती करने से मतलब पर्यावरण की भी सुरक्षा रहती है और किसानों को खेती में खर्च कम हो। ये सेंद्रिय खेती को प्रोत्साहन देकर उसका उद्देश्य है। अभी हम आगे देखेंगे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो इस योजना के अंतर्गत मार्गों के कार्यों का आयोजन किया गया, यानी एक गांव की सड़क को दूसरे गांव से और गांव की सड़क को तहसील से छोटे शहरों से जोड़ना, सड़क मार्गों को तथा हाईवे से जोड़ना। तो इसीलिए ग्राम पंचायतों को मदद की जाती है, क्योंकि अगर सड़क हो, पक्की सड़कें होगी तो किसान सरलता से कम खर्च में, कम समय में अपनी जो फसल है वो बाजार तक पहुंचा सकता है, और अपने लिए जो खेती के लिए जो बीज है, रासायनिक खाद है, कीटनाशक दवाइयाँ है, वो सामान चाहिए, वो भी आसानी से अपने खेत तक को ले जा सकता है। शौचालय निर्माण के कार्यों जैसे शौचालयों का निर्माण करना, तो रोजगार लक्षी कार्यक्रम अमल में लाए गए हैं। अभी आगे का कार्यक्रम जो है, योजना जो है, माँ अन्नपूर्णा योजना की, जो हमने पहले भी देखा था, FPS यानी फेयर प्राइस की जो शॉप होती है, यानी कम उचित सस्ते अनाज की दुकानें, कम मूल्य में उनको अनाज दिया जाता है। तो इस योजना के अंतर्गत गुजरात सरकार ने सभी अंत्योदय परिवारों और गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते अंत्योदय परिवार, यानी APL कार्ड धारक और गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले BPL कार्ड धारक, ऐसे शहरों में और गांवों के लोगों में हर एक परिवार को हर महीने 35 किलो अनाज मुफ्त में दिया जाता है। गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ते दर में प्रति महीने प्रति व्यक्ति को हर महीने हर एक, मानो कि एक परिवार में 5 सदस्य, तो एक सदस्य को 5 किलो अनाज में गेहूँ 2 रुपये, 1 किलो 2 रुपये, और चावल 3 रुपये किलो,
भाव पर उचित मूल्य की दुकानों पर दिया जाता है। उचित मूल्य की दुकानें यानी पंडित दीनदयाल भी नाम हो सकता है, सस्ते अनाज की दुकान भी हो सकता है, जिसको जहाँ पर हम राशन कार्ड अपना कार्ड लेकर, राशन कार्ड जिसको बोलते हैं वो लेकर वहाँ खरीदने के लिए हम लोग जाते हैं। अभी आपको पता हो तो ये कोरोना काल में हमारी सरकार ने अप्रैल से 3 महीने बीपीएल कार्ड धारक तो मुफ्त में देते ही है, लेकिन एपीएल कार्ड धारकों को भी 3 महीने मुफ्त में अनाज दिया था। 10 किलो कुछ ऐसा गेहूँ था, कुछ 3 किलो चावल, किलो या 2 किलो शक्कर या 1 किलो चने, ऐसा कुछ दिया था। तो वो इस योजना के अंतर्गत दिया गया था। और 3.82 करोड़ की जो लोग हैं, 3.82 करोड़ लोग इस योजना के अंदर शामिल करके मतलब इन योजना का लाभ लेते हैं कि 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल, यानी मुफ्त ही समझो। ऐसे सरकार, बाकी का खर्च सरकार उठाती है। और इस तरह 3.82 करोड़ हमारे देश के लोग इस तरह का अनाज उस सस्ते अनाज की दुकानों से ले जाकर अपना गुजारा करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी आवक का जो हिस्सा है वो ये अनाज खरीदने के पीछे खर्च करने से बच जाता है। और वो इस बचत के माध्यम से वो पैसों को अन्य चीज़ वस्तु, अन्य उपयोग में आने वाली उपभोग की वस्तुएं यानी अन्य उपयोगी चीज़ वस्तुओं के पीछे वो गरीब व्यक्ति कर सके और अपने मुख पर मुस्कान ला सके और अपने जीवन स्तर को सुधार ला सके। ये माँ अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य है।